संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपनी टीजीटी की कक्षा में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत बाबूराम सक्सेना की जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसके अनुसार जो भी हमारा कारक प्रकरण चल रहा है उस कारक प्रकरण की कक्षा में उपस्थित है। तो जितने भी मित्र हमारे साथ लाइव आ चुके हैं सभी लोग वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव आए। और जैसा कि हम सभी को पता है कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, भर्तियों की जो फॉर्म है वो फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अधिक समय बर्बाद ना करें और जल्द से जल्द जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ प्रतिदिन लाइव जुड़ा कीजिए, जिससे कि आप लोग अधिक से अधिक मैटर को जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं उसके विषय में जान सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको कुछ भी समझने में किसी भी प्रकार की कहीं कोई समस्या आती है तो आप उसको कमेंट करके बोल सकते हैं, जिससे कि अगली कक्षा में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और यदि आप लोग लाइव नहीं जुड़े होंगे तो आप लोगों के सामने समस्या आ जाएगी कि आप लोग अपने प्रश्नों को नहीं पूछ पाएंगे। इसलिए आप लोग प्रयास किया कीजिए कि आप लोग अवश्य ही समय से लाइव आया कीजिए और प्रतिदिन लाइव आया कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी क्लास आपकी छूटती है तो हो सकता है उससे अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया तो आपको बहुत ही पछतावा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग कोई भी क्लास मिस ना करें, साथ ही साथ पूरी वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि हमारी पूरी ही कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चलती है। और मैं इतना प्रयास करती हूँ कि इतनी सरल से सरल भाषा में आपको समझाऊं, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो आइए हम लोग का, जैसा कि कल की कक्षा में हम लोगों ने जो हमारा द्वितीय विभक्ति कारक प्रकरण के अंतर्गत चल रही है, और द्वितीय विभक्ति में भी हमारा जो सूत्र था लिख देते हैं पहले। यहाँ पर कौन सी चल रही है हमारी द्वितीय विभक्ति चल रही है, और द्वितीय विभक्ति में भी जो हमारा सूत्र चल रहा है वह था अकथितम च। अकथितम च, ठीक है। अब इस सूत्र की व्याख्या और अर्थ हम लोगों ने कल की कक्षा में जान लिया था, और जैसा कि आप सभी को मालूम है शनिवार की कक्षा नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था, और किन्हीं कारणों में जब तबीयत नहीं सही होती है तो इस कारण से कभी कभी हो जाता है कि क्लास नहीं हो पाती है। तो शुक्रवार की कक्षा में हम लोगों ने अकथितम च जो हमारा सूत्र था इसकी संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन कर लिया था। किन किन स्थानों पर या किस प्रकार से, अर्थात अकथितम च सूत्र हमारा कहता है कि जिसको हम अन्य कारण आदि नहीं कहना चाहते हैं, अर्थात अपादान आदि कारक विशेष कारकों को न कहने की स्थिति में हम उसको क्या कह देते हैं, हम उसको कर्म संज्ञक कह देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस सूत्र के अंतर्गत हमारी 16 द्विकर्मक धातुएं, ठीक है, द्विकर्मक धातुएं आती हैं। अब उन 16 द्विकर्मक धातुओं का भी हम लोगों ने शुक्रवार वाली दिन की कक्षा में अध्ययन कर लिया था। तो आज हम लोग उन धातुओं को पुनः नहीं लिखेंगे, धातुओं को लिख दिया था 16 धातुओं को, और उनके अर्थों को हम लोग स्पष्ट कर चुके थे। जिन लोगों ने भी क्लास नहीं देखी वो लोग शुक्रवार वाली क्लास को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो उदाहरण है उसके आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल की कक्षा में जान लिया था कि जब हम अपादान, किसी कारक की अपादान विशेष संज्ञा ना कहनी हो तब उस स्थिति में हम उसको कर्म संज्ञक अकथितम च सूत्र से कह देते हैं, ठीक है। तब हम उसकी क्या करते हैं, कर्म संज्ञा कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण है हमारा, जैसे क्योंकि हम लोग बाबूराम सक्सेना की ही जो हमारी मानक पुस्तक है टीजीटी में वही हम लोग लेके चल रहे हैं, तो उसी के अनुसार आप देखिए यहाँ दूसरा हमारा जो उदाहरण लिखा हुआ है वह है वलिम याचते वसुधाम। वलिम याचते वसुधाम, ठीक। बलि से वसुधाम माने पृथ्वी को, याचते माने मांगता है, कि बलि से पृथ्वी को मांगता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि बलि से मांगता है, तो जब कोई चीज किसी से मांग रहा है तो वह वस्तु उससे अलग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ अलग होने के अर्थ में क्या होना चाहिए था, अपादान कारक होना चाहिए था, ठीक है। किंतु जब हम इस उदाहरण को देखते हैं तो इसकी अपादान यहाँ जो बलि से मांग रहा है पृथ्वी को, तो पृथ्वी को मांग रहा है, यह तो हमारा कर्म संज्ञक हो ही रहा है, ठीक है।
किंतु जब हम बलिम शब्द की बात करते हैं तो यहाँ जो द्वितीया हुई है वो किस कारक के स्थान पर हुई है, आप लोगों अर्थ निकालिए। चलिए हम लिख देते हैं इसके अर्थ को। वैसे तो स्पष्ट हो गया होगा कि बलि से पृथ्वी को मांगता है, ठीक है, बलि से पृथ्वी को मांगता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बलि से पृथ्वी को मांगता है, तो यहाँ जो कारक चिन्ह है हमारा कौन सा है, से है, जो किस विभक्ति में आता है। एक तो तृतीय विभक्ति करण कारक में आता है और दूसरा हमारा पंचमी विभक्ति अपादान कारक में आता है, ठीक है। किंतु जब आप इसका भाव निकालेंगे तो यहाँ करण कारक ना होकर कौन सा कारक आ रहा है, यहाँ पर हमारा अपादान कारक आ रहा है, ठीक। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप ये देखिए बलि से पृथ्वी मांगता है, जब बलि पृथ्वी को दान देगा तो यहाँ अर्थात तो बलि से पृथ्वी अलग हो रही है, ठीक है। तो अलग होने का भाव यहाँ पर आने के कारण इस बलि की क्या हो रही है, अपादान संज्ञा हो रही है, ठीक। किंतु हम इसको अपादान आदि नहीं कहना चाहते हैं। जब हम इस बलि को अपादान कारक नहीं कहेंगे, अपादान अर्थात अपादान विशेष कारक की संज्ञा ना दे करके हम इसको वह नहीं कहना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा अकथितम चा सूत्र में 16 द्विकर्मक धातुएं आती हैं, तो अब हमने क्या देखा कि एक तो हम यहाँ अपादान कारक इसको नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारी द्विकर्मक धातु भी कौन सी आ रही, याच धातु आ रही है। अब उन कारकों को भी हम तब नहीं कह सकते जब वह 16 द्विकर्मक धातुएं वहां प्रयुक्त हो रही हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी अपादान कारक नहीं कह सकते हैं। यदि हम इसको ऐसे लिख देते, एक अन्य उदाहरण लिखते हैं, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ उदाहरण समझाने के लिए यहाँ आपको उदाहरण दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये हो ही जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ एक आपको डिफरेंस बताने के लिए मैंने ये वाक्य यहाँ लिखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर भी अपादान कारक है, ठीक। यहाँ पर भी क्या है, अपादान कारक है, किसमें, वृक्ष में। तो यहाँ पर भी अपादान कारक है और यहाँ पर भी अपादान कारक है, किंतु इस अपादान कारक के स्थान पर कर्म नहीं हो सकता है और इस अपादान कारक के स्थान पर हम अपादान न कह करके हम कर्म कह सकते हैं, ठीक है। किंतु कब कह सकते हैं, जब यहाँ पर धातुएं भी हमारी वही 16 द्विकर्मक होंगी तब। यदि यहाँ धातु नहीं होगी तब नहीं होगा। जैसे कि यहाँ गिरना जो है वो हमारी 16 द्विकर्मक धातुओं में से नहीं आती है, इसीलिए हम इस अपादान कारक को अपादान ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस अपादान को कर्म कह दें, किंतु इस अपादान को हम कर्म क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी धातु भी कौन सी आ रही है, जो अकथितम च सूत्र में 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत रखी गई है। इन 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत रखी हुई धातुओं के प्रयोग होने पर ही जब वाक्य में अपादान आदि कारक विशेष आते हैं और उनको हम उनकी विशेष संज्ञा उन कारकों के अनुसार न कहना चाहें, तब उनके स्थान पर कर्म कारक हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी कोई भी कारक के स्थान पर कर्म कह दें, नहीं, उन्हीं 16 द्विकर्मक धातुओं के साथ जब वो 16 द्विकर्मक धातुएं वहां उपस्थित होंगी, उनमें से कोई भी धातु वहां उपस्थित हो और वहां हम उस कारक की संज्ञा, चाहे करण कारक हो, कर्म हो, कर्म नहीं, कर्म तो होगा ही, चाहे करण हो, अपादान हो, संप्रदान हो, अधिकरण हो, कोई सा भी कारक हो और हम उसको वह कारक नहीं कहना चाहते हैं, तब वहां पर हम अकथितम च सूत्र से कर्म कारक कर सकते, अर्थात उसको कर्म संज्ञा कह सकते हैं। किंतु प्रश्न वही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि वहां पर 16 द्विकर्मक धातुएं भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, यहाँ अपादान कारक तो हमारा हो रहा है, किंतु हम इसको अपादान नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि हमारी धातु भी इन 16 द्विकर्मक धातुओं में से ही है। तब हम क्या करेंगे, जब हम इसको अपादान नहीं कहेंगे तब हम क्या कहेंगे, तब हम इसको कर्म कह देंगे। क्या कह देंगे, कर्म कह देंगे। और जब हम इसको कर्म कह देंगे तब यहाँ पर हमारा वलिम हो जाएगा।
गा। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न और हमारा बनता है, ठीक है, क्योंकि यह तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ वलिम द्वितीया हो जाएगी, वलिम में भी द्वितीया है, वसुधाम में भी द्वितीया है, क्योंकि अकथितम च सूत्र से यहाँ पर द्वि कर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति हो अर्थात कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न देखिए एक और बन जाता है। चलिए, अब जैसे कर्मणि द्वितीया वाला अभी एक प्रश्न आ गया तो हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अगर जैसे यह वाला वाक्य दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यहाँ जो वलिम शब्द लिखा है इसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, ठीक है, तब तो आप सीधे सीधे जानते हैं कि अकथितम च सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यह जो सूत्र है हमारे अकथितम च इत्यादि, यह क्या करते हैं, यह कर्म संज्ञा ही करते हैं। ठीक, अब बात आ जाती है कि अगर प्रश्न यही पूछ दे कि इस वलिम शब्द में द्वितीया किस सूत्र से हुई है, तब अकथितम च सूत्र अगर लिखा हो और आप इसको लगा देते हैं तब आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अकथितम च सूत्र तो केवल कर्म संज्ञा करेगा और कर्मणि द्वितीया सूत्र से ही द्वितीय व्यक्ति होगी। ठीक, अब यहाँ वलिम शब्द क्लियर हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ बात आती है इस वसुधाम की भी, क्योंकि पिछली बार जो हमारा जूनियर का सुपर टेट हुआ था उसमें प्रश्न इसी प्रकार से घुमा के पूछ दिया गया था और वहां काफी छात्रों ने गलत किया है, इसलिए मैं इस पॉइंट को भी यहाँ क्लियर करती चलती हूँ। यहाँ वलिम में तो हमारा अकथितम च सूत्र से द्वितीया अर्थात कर्म संज्ञा हुई है, किंतु यहाँ जो वसुधाम शब्द है इसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, अकथितम च से ही हुई है या किसी अन्य से। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो वसुधाम शब्द हमारा है, इस वसुधा में जो कर्म संज्ञा हुई है वो कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म सूत्र से यहाँ पर वसुधाम की कर्म संज्ञा हुई है और तब कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं रही होगी और जो भी प्रश्न यहाँ से हो सकते थे मैंने उसको क्लियर कर दिया है। अब मैंने ये प्रश्न आपको अलग से इसीलिए बताया है क्योंकि जूनियर सुपर टेट में प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया था। मुझे प्रश्न थोड़ा क्लियर याद नहीं आ रहा है कि शायद यही था, वलिम याचते वसुधाम, तो यही पूछा गया था कि वलिम और वसुधाम इनमें कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। ठीक है, तो काफी सारे छात्रों ने केवल अकथितम च सूत्र से या फिर ऐसे पूछा गया था कि अकथितम च सूत्र से किसकी किसकी कर्म संज्ञा हुई है, वलिम वसुधाम, वलिम केवल वलिम की या वसुधाम की या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन था और काफी छात्रों ने वलिम वसुधाम दोनों ही लगा दिया था। तो मैं आपको इसीलिए मैंने क्लियर करा दिया कि जिससे कि आगामी किसी भी परीक्षा में आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अकथितम च सूत्र से तो वलिम की कर्म संज्ञा हुई है, वसुधाम की नहीं, क्योंकि वसुधा जो है वह तो प्रधान कर्म है और प्रधान कर्म की जो है आप जैसे ही वाक्य का अर्थ निकालेंगे, भाव निकालेंगे, वाक्य का था कि बलि से पृथ्वी को मांगता है, तो पृथ्वी को मांगता है तो वहां तो द्वितीया हो ही रही है जो कि कर्तुरीप से तमाम कर्म सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी इसकी। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण हम देख लेते हैं इसका एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे जो दिया है तंडुलान, तंडुलान ओदनम, ओदनम पचति। ठीक है, तंडुलान ओदनम पचति और इस वाक्य का अर्थ जो है वो सभी को ज्ञात होगा। तंडुल माने होता है चावल और ओदन माने होता है भात, पचती माने पकाना, कि चावलों से भात को पकाती हैं। अब आगे आप चाहे जो भी शब्द जोड़ लीजिए, जननी जोड़ लीजिए, रमा जोड़ लीजिए, लता जोड़ लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, अब यहाँ तंडुलान ओदनम पचति अर्थात चावलों से भात को पकाता है। तो अब देखिए चावलों से भात को पकाता है, क्या है, चावलों से। ठीक, चावलों से भात पकाती है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ चावलों से भात पकाती है, तो यहाँ जब चावलों की सहायता, जो भात पकाया जा रहा है वो किसकी सहायता से पकाया जा रहा है, चावलों की।
जब यह भात इन चावलों की सहायता से पकाया जा रहा है, तो जब सहयुक्त अप्रधान सूत्र हमारा क्या कहता है कि जब किसी की सहायता से कोई कार्य किया जाता है तब उसकी करण संज्ञा हो जाती है। ठीक है, उसमें तृतीया हो जाती है, तब यहाँ पर तृतीया ना होकर के यहाँ द्वितीया क्यों हो गई है। ठीक, तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि 16 द्विकर्मक धातुएं भी होनी चाहिए। हमने इसको यहाँ करण कारक नहीं कहा, हमने इसको करण कारक नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? हमारी इच्छा नहीं हुई, हमने नहीं कहा। किंतु कब नहीं कहा? जब हमारी धातु भी 16 द्विकर्मक धातुओं में से थी, अर्थात वह धातुएं होना प्रयुक्त है, तभी आप अपनी इच्छा से वह करण कारक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पच धातु है तो हम इसको करण कारक नहीं कहना चाहते हैं, हम इसको कर्म संज्ञा कहना चाहते हैं, तो हमने इसको कर्म संज्ञा कहा और कर्म संज्ञा करके क्या हो गया? तंडुलान। ठीक है, फिर प्रश्न यही आ जाएगा कि तंडुलान की कर्म संज्ञा किससे हुई है? अकथितम चा से, और ओदनम की कर्तुरिप्सितम कर्म सूत्र से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा अकथितम चा जो सूत्र है वो क्लियर हो गया होगा। अब किसी को कोई समस्या नहीं होगी इस सूत्र से संबंधित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इसके बाद जो अगला सूत्र कहा गया है, सूत्र नहीं है सॉरी, वार्तिक कहा गया है, वह है अकर्मक धातुभिर्योगे देशः कालो भावः, देशः कालो भावो गंतव्य गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक चलिए इसको यहीं लिख देते हैं सीधा सीधा। भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम, ठीक है। और यह क्या हमारा वार्तिक है, यह सूत्र नहीं है, यह वार्तिक है। सूत्रकार कौन है आप लोग यह प्रश्न भी जानते चलिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सूत्रकार कौन है। तो महर्षि पाणिनि हमारे सूत्रकार हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, और अष्टाध्यायी जो लिखी हुई है वो सूत्र पद्धति में लिखी हुई है, इसलिए वह सूत्रकार अर्थात सूत्रकार हमारे पाणिनि है। और यदि वार्तिककार की बात की जाए तो वार्तिककार हमारे कात्यायन है, और कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो हमारा वार्तिक है, वार्तिक किसने लिखा है? वार्तिक कात्यायन ने लिखा है। अब हमारे कात्यायन महोदय क्या कहते हैं कि अकर्मक धातुओं के योग में भी, ठीक है, कौन सी अकर्मक धातुएं, अभी तक तो जैसा कि हम लोगों ने जो अकथम चा सूत्र पढ़ा था वहां बताया गया था कि द्विकर्मक धातुएं, ठीक है, किंतु यहाँ वार्तिककार कहते हैं कि जो अकर्मक धातुएं हैं इनके योग में भी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञक, उनको भी कर्म संज्ञक इति माने ऐसा वाच्य मैंने कहना चाहिए। ठीक, अकर्मक धातुओं के योग में भी कर्म संज्ञक कहना चाहिए, किंतु कब कहना चाहिए? तो उसके लिए कहते हैं कि एक तो देश होना चाहिए। ठीक, जो भी अकर्मक धातु हो उसका योग कब होगा? जब देशवाची शब्द हो। दूसरा कालवाची, काल अर्थात समयवाची शब्द हो। तीसरा क्या कह रहे हैं कि भाववाची शब्द होना चाहिए। ठीक, चौथा कह रहे हैं कि गंतव्य अध्वा, अर्थात गंतव्य माने होता है मार्ग, ठीक, और अध्वन माने होता है पथ, अर्थात गंतव्य जो मार्ग होता है, रास्ता होता है, मार्गवाची अर्थात जो शब्द हमारा वही है कि गंतव्य जो पथ होता है, गंतव्य पथवाची हो। ठीक, और ऐसे शब्दों के योग में भी कर्म संज्ञक ऐसा कहना
चाहिए। तो 4 स्थानों पर हमारे वार्तिककार कहते हैं कि अकर्मक धातुओं के योग में भी द्वितीया हो जाएगी। ठीक, पाणिनि महोदय ने नहीं कहा है, यह कौन कह रहा है? यह हमारे वार्तिककार कहते हैं कि जब देशवाची हो, कालवाची हो, भाववाची हो और गंतव्य पथ मार्ग बताया जाए तब वहां अकर्मक धातुओं के योग में भी हमको कर्म संज्ञक ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कुरून, स्वपिति, स्वपिति। ठीक, कुरून स्वपिति। तो यहाँ कुरून स्वपिति, स्वपिति माने होता है सोता है। तो सोना जो हमारी धातु है, शयन करना, वो कैसी है? अकर्मक धातु है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया गया? कुरून। यहाँ कुरून में द्वितीया कब हुई है? जब कुरु शब्द जो है वो कैसा है? देशवासी। कुरु का तात्पर्य क्या है? कुरु प्रदेश, कुरु देश। जैसा कि जब हम जानते हैं कि जो हमारे पांडव और अर्जुन इत्यादि की जो महाभारत की कथा होती है, आप उस वृत्तांत को जानेंगे तो एक कुरु प्रदेश था, अर्थात जो हस्तिनापुर इत्यादि है वो कुरुवंशी राजाओं का स्थान माना जाता है, उसी को कुरु प्रदेश कहा गया है। तो वही कुरु प्रदेश की बात की जा रही है कि कुरु प्रदेश में या कुरु देश में स्वपिति माने सोता है। तो सोना एक अकर्मक धातु हो गई। ठीक, तो हमारे जो वार्तिक महोदय ने कहा वह देखिए आपका लागू होता है या नहीं, कि पहला कि यहाँ अकर्मक धातु है। ठीक, दूसरा यहाँ देशवाची, क्योंकि कुरु एक प्रदेश है, देश है, स्थान है। तो स्थान होने के कारण और अकर्मक धातु है, तब भी यहाँ पर इस कुरून में क्या हो जाएगी? यहाँ पर द्वितीया हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया है मासमास्ते, मासमास्ते। यहाँ मैंने संधि करके लिख दिया है, अगर इसको आप अलग अलग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मासम आस्ते। ठीक है, मास भर, आस्ते माने रहता है। ठीक, मास भर रहता है। अब देखिए मास क्या है? समय बताया जा रहा है, काल बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोध हो रहा है किसका? काल का। कालवाची है और जो कालवाची होने के कारण ही जो अकर्मक धातु है उसके, अकर्मक धातु है किंतु इस अकर्मक धातु के साथ साथ कालवाची शब्द जोड़ दिया है, तो इस कारण यहाँ अकर्मक धातु वियोग देश कालो भावो गंतव्यो अध्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम वार्तिक से यहाँ पर द्वितीया हो गई है। ठीक है, अगर हम संधि की बात करें तो आप संधि रूप इस प्रकार से लिख सकते हैं और बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। और जैसा कि जो वाक्य होता है आपने देखा होगा कि ना वेति विभाषा, अर्थात जो वाक्य होता है वहां पर जो संधि होती है वह अपने स्वेच्छा विकल्प के ऊपर आधारित होती है। बाकी की जो हमारे समास होते हैं, संधियां होती हैं, पद होते हैं, वहां पर प्रत्यय उपसर्ग होते हैं, वहां पर संधि आवश्यक होती है, किंतु बाकी समास इत्यादि स्थानों पर आपकी इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, तो वाक्य समास में नित्य होती है किंतु वाक्य में इच्छा पर निर्भर होती है। क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि मुंह से निकल गया तो आप लोग उस चीज को अन्यथा मत लीजिए। कभी कभी होता है कि हम कहते कुछ है और निकल कुछ जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वाक्य में विकल्प से संधि होती है, बाकी समास प्रत्यय उपसर्ग में नित्य होती है। ठीक है, तो यहाँ जो वाक्य है, वाक्य में आप इच्छा है तो संधि कीजिए, इच्छा नहीं है तो संधि मत कीजिए, विकल्प पर आधारित है। ठीक, अब यहाँ आपने देखा कि यहाँ हमारा जो वार्तिक कहा है कात्यायन महोदय ने, वह नियम यहाँ पूरा लगता है। ठीक, क्योंकि अकर्मक धातुओं के योग में भी हमको कर्म संज्ञक कब कहना चाहिए? जब देश काल भाव और गंतव्य मार्ग अर्थात मार्ग भी बताया जाए तब हमको उसको कर्म संज्ञक कहना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक उदाहरण हमारा किसका हो गया? देश का हो गया। दूसरा हमने मार्गम आस्ते अर्थात कालवाची भी देख लिया है। अब वैसे तो चारों ही वाक्य जो है हमारे वहां दिए गए हैं बाबूराम सक्सेना की पुस्तक में। जिन लोगों के पास पुस्तक होगी वो लोग देख सकते हैं, और बाकी की सिंपल से ही है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अधिक समय बर्बाद नहीं करते हैं, एक और सूत्र हम का अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक या दो वाक्यों को जानने के बाद ही हमारे जो अर्थ हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए अगला सूत्र देखते हैं हम। अगला सूत्र है हमारा
अधि सिंह स्था सा कर्म कौन सा है? अधि सिंह स्थासाम कर्म। वैसे तो जितने भी मित्र हमारे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी करने वाले सभी लोगों के पास संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो कि बाबूराम सक्सेना की हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वह होगी। और अगर किसी भी व्यक्ति के पास नहीं भी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे पास पुस्तक नहीं है। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण उदाहरण होंगे उनको हम अवश्य ही लेते चलेंगे। आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए कि अगर किसी के पास पुस्तक नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि मैम हमारे पास पुस्तक नहीं है। तो जिससे कि क्या होगा, आप लोग बता देंगे तो मेरी संज्ञान में रहेगा। तो मैं आप सभी के लिए ध्यान में रखते हुए आपकी आवश्यकताओं का और जो भी हमारे महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं उनको अवश्य ही यहाँ लिखते चलेंगे। तो चलिए अगला सूत्र हमारा बाबूराम सक्सेना की पुस्तक में जो दिया गया है वह है अधि सिंह स्था सा कर्म। ठीक, अब यहाँ जो हमारा है वह क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ जो लिखा हुआ है सबसे पहला शब्द हमारा लिखा है अधि। तो ये अधि क्या है? जब हम उपसर्गों की बात करते हैं तो हम लोग जैसे कि हम लोगों ने जो हमारे उपसर्ग है उपसर्गों का अध्ययन किया है, प्रपरा, उपसम, अधि, अनु इत्यादि जो हमारे 22 उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों को हम जानते हैं। तो अधि भी उन 22 उपसर्गों में से ही एक उपसर्ग होता है। ठीक है, अब 22 उपसर्गों में से जो एक उपसर्ग है वह क्या है हमारा यहाँ अधि। तो ये अधि क्या हो जाता है हमारा उपसर्ग। ठीक, आगे हम देखते हैं, आगे हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ हलंत है, इसको हलंत कर लीजिए आप लोग, सिंह स्था साम कर्म। ठीक, तो अब इनको लिखते चलते हैं। सी सबसे पहले लिखा हुआ है सी। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है स्था और उसके बाद लिखा हुआ है हमारा आस। ठीक है, तो यह जो अधि उपसर्ग दिए, या अधि क्या है? अधि तो एक उपसर्ग है। ठीक, तो उपसर्ग को हमने इसीलिए यहाँ ब्लैक से लिखकर इसको अलग कर दिया। यह अधि क्या है? यह उपसर्ग है। ठीक है, बाकी की जो नीचे 3 धातुएं हमारी दी गई है, ये क्या है? नीचे 3 धातुएं हैं। ठीक, अब यह तीनों धातुएं क्या है? सिंह स्था तथा आस। यह 3 धातुएं जो है इन धातुओं के साथ यदि हम क्या जोड़ते हैं, इनसे पूर्व यदि हम अब अधि उपसर्ग को जोड़ देते हैं, अर्थात सिंह धातु, स्था धातु, आस धातु वाक्यों में इन धातुओं के साथ यदि इनसे पूर्व किसको जोड़ेंगे? अधि उपसर्ग को जोड़ देंगे। अब जैसे कि उपसर्ग आप सभी जानते होंगे कि जो उपसर्ग होता है वो सदैव धातु के आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वह सदैव धातु के पीछे लगता है। ठीक है, तो जो हमारी धातु है उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाता है? इसके आगे। ठीक, और प्रत्यय जो होते हैं इसके पीछे जोड़े जाते हैं। तो अधि क्या है? अधि उपसर्ग है, तो कहाँ जुड़ेगा? इन धातुओं के पूर्व में। तो जब भी इन धातुओं के साथ हम अधि उपसर्ग को जोड़ते हैं तब वहां जो आधार होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए कि जब हम इन धातुओं के साथ अधि उपसर्ग को जोड़ेंगे तब जो आधार होगा उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? आधार की। ठीक है, चलिए अब देखिए उदाहरण लिखते हैं इसका। किस प्रकार से? इसका जो उदाहरण दिया हमारा, भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भूपति सिंहासनम अध्यास्ते अर्थात राजा सिंहासन पर बैठा है। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, राजा सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो राजा सिंहासन पर बैठता है, तो यह जो सिंहासन है,
अगर देखा जाए वास्तविक रूप से तो यह सिंहासन क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। ठीक, तो सिंहासन तो आधार है, और जब आधार था तो वहां पर क्या होनी चाहिए थी, वहां पर सप्तमी होनी चाहिए थी, क्योंकि आधार में क्या होता है, आधार में सप्तमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आधार में सप्तमी होनी चाहिए थी, किंतु यहाँ पर जो हमारी धातु कौन सी आ गई, आस धातु आ गई, और आस धातु से पूर्व हम लोगों ने अधि उपसर्ग को वहां पर जोड़ दिया है। जब आस धातु से पूर्व हमने यहाँ अधि उपसर्ग को यहाँ लगा दिया है, जोड़ दिया है, तो इसी कारण से इस आधार की क्या हो गई, यहाँ पर कर्म संख्या हो गई है। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज खत्म हो गया होगा कंफ्यूजन कि जो आधार था उसकी कर्म संख्या कब हुई है, जब हमने आस धातु के साथ अधि उपसर्ग को जोड़ दिया है। जब हम यहाँ से आस अधि उपसर्ग को हटा देंगे, जैसे आप मान लीजिए हम लिखते हैं भूपति आस्ते, ठीक, अध्यास्ते नहीं लिखते, केवल आस्ते लिखते हैं, तब यहाँ जो सिंहासन है इसकी आधार संज्ञा ही रहेगी। क्या हो जाएगा, यहाँ सिंहासने ही रहेगा। क्या हो जाएगा, सिंहासने ही होगा। किंतु हमने इसके साथ में क्या किया, क्योंकि यहाँ 3 धातुएं बताई गई हैं, सीन, स्था, आस, इन धातुओं के साथ ही जब हम अधि उपसर्ग का विधान करेंगे तभी इस आधार की कर्म संज्ञा होगी। जब हम इसके साथ में अधि उपसर्ग का विधान नहीं करेंगे, केवल आस्ते ही लिखेंगे, तब इस आधार की कर्म संज्ञा ना होकर के आधार संज्ञा ही होगी, अर्थात अधिकरण कारक ही यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, जब हम आस धातु के साथ अधि उपसर्ग का विधान करेंगे तब आधार की कर्म संज्ञा होगी, स्था धातु के साथ जब हम अधि उपसर्ग का विधान करेंगे तब आधार की कर्म संज्ञा होगी, और जब सींग धातु के साथ भी अधि उपसर्ग का विधान करेंगे तभी आधार की कर्म संज्ञा होगी। जब तक हम अधि उपसर्ग का विधान नहीं करेंगे तब तक वहां पर कर्म संज्ञा नहीं होगी, फिर तो आधार में आधार संज्ञा होकर अर्थात वहां अधिकरण कारक ही होगा। ठीक है, तो यह सूत्र आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी को कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और आगे के सूत्रों के साथ कल की कक्षा में उपस्थित होंगे आपके जितने भी मित्र, जितने भी साथी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ टेट, सुपर टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके संज्ञान में जितने भी लोग हैं आप सभी को हमारी कक्षा के साथ लाइव अवश्य जोड़िए, और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइव आया कीजिए, क्योंकि हमारी क्लास जब तक टीजीटी के एग्जाम नहीं होंगे प्रतिदिन रहेगी। कभी कभी तबीयत खराब होने की वजह से कुछ होता है तो वो बात अलग होती है, अन्यथा पूरा कोर्स हमारी क्लास हमारे चैनल के जरिए कराया जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े। आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद मित्रों।